उसमें हमेशा रायगढ़ वॉरियर्स का टीम ही जीतते थे। विराट उस टीम का कोच था। एक दिन क्रिकेट टूर्नामेंट का व्यवस्था करने वाला लालचंद विराट से, इस बार से आपके रायगढ़ वॉरियर्स को टूर्नामेंट से निकाल रहे हैं। आप लोग बॉल टैंपरिंग करके मैच जीत रहे हो कहकर हमें पता चल गया है, इसलिए आपको बैन कर रहे हैं। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे मालूम है ये आपका गांव है और आपको तो आपका नारलैंड एसटी फिलोस टीम को जितवाना है और वो हमारे टीम होते हुए ये नहीं होगा कहकर आपको मालूम है, इसलिए हमको बाजू में हटा दे रहे हो। लेकिन आपको इतने स्पॉन्सर्स, इतने पैसे हमारी टीम की वजह से ही आ रहा है, ये आप मत भूलिए। अगर हम हमारे अपने रायगढ़ में खुद टूर्नामेंट लगाएंगे तो आपका बीपीएल में से कोई भी हिस्सा लेने के लिए भी नहीं सोचेगा, ये मत भूलिए। तुम ऐसा सोचोगे कहकर मुझे पहले से ही मालूम था, इसलिए मैंने पहले ही बीसीसीआई से ऑर्डर लेके आया। अब आपको प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने का सवाल ही नहीं है। मतलब क्रिकेट बॉल को या टेनिस बॉल को इस्तेमाल करके प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का इजाजत नहीं है और कौन सा भी प्रतियोगिता खुद लगाने का भी इजाजत नहीं है। आपको चाहिए तो फुटबॉल खेलिए। विराट को पांव के नीचे जमीन हिल गया जैसा लगा। तब विराट ने यह बात उसके टीम को बताया। वो लोग हैरान होकर सर पकड़ लिए। एक दिन विराट कुछ काम के लिए नलभीमपेट नाम का गांव में गया। बस स्टैंड में रिक्शा के लिए इंतजार कर रहा था, तभी उसके सामने से एक जीप गया। उस जीप को पहिए के बदले परोटा लगा हुए थे। विराट उसे देखकर चौंक गया। रिक्शा नहीं मिलने के कारण विराट पैदल से जा रहा था। रास्ते में एक आदमी हथौड़े से बर्तन को ठीक कर रहा था। उस हथौड़ा को लोहे के बदले बड़ा सा मैसूर पाक लगा हुआ था। तब विराट को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वो थोड़ा आगे जा रहा था, तब वहां एक झोंपड़ी के छत के बदले एक बड़ा सा प्लेन डोसा लगा हुआ था। दूसरा तरफ देखा तो एक रोड रोलर को बड़े बड़े से लड्डू लगे हुए थे। वो लड्डू रोड को अच्छे से दबा रहे थे। तब विराट पागल हो गया और सर पकड़कर बैठ गया। तभी एक आदमी उस तरफ जा रहा था तो उसे रोककर, विराट सुनिए जी, इस गांव में ये सब क्या चल रहा है? इस गांव में जहां भी देखा वहां सब खाने का चीज ही है सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा, वो हमारे गांव में नलभीम नाम का एक बावर्ची है, उसका एक होटल है। वो कई तरीके के खाने का चीज बनाता है। उसका हाथ से जो भी बनता है वो खाने का चीज कंक्रीट और लोहे से भी मजबूत रहता है। शुरुआत में हम लोग उसके पास कुछ भी नहीं खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे से उसका महानता हमको पता चला। उसका खाना बनाने का कला को कैसे इस्तेमाल करना है हमको पता चल गया। कम खर्चे में बहुत मजबूत चीज बनाकर देता है। हमारे गाँव के सब घर उसका बना हुआ कलाकंद से ही बने हैं, इसलिए हमारे गाँव को उसका नाम नलभीम कहकर रख दिया, कहकर चला गया। तब विराट को एक बहुत बढ़िया विचार आया। विराट तुरंत नलभीम होटल को गया। वहां लोग क्यू में खड़े होकर बड़े बड़े पराठा, मैसूर पाक, जैंगरी लेके जा रहे थे। तब विराट नलभीम के पास जाकर उसके साथ जो हुआ था उसके बारे में बताया। मुझे समझ में आया है सर, आपको क्रिकेट बॉल से भी कड़क बॉल चाहिए, वो स्विंग करना चाहिए, इन स्विंग भी और आउट स्विंग भी घूमना चाहिए, उतना ही है ना? उसके लिए मेरा पानी पूरी इज द बेस्ट सर। मैं आपको क्रिकेट बॉल के साइज में एक पानी पूरी बना कर देता हूँ, आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। विराट उनको प्रणाम किया। थोड़े दिन के बाद विराट रायगढ़ में इंडियन पानी पूरी लीग कहकर नया टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट किया। बहुत टीम उसमें उत्साह से भाग लिए और टूर्नामेंट शुरू हुआ। तब कमेंटेटर, दुनिया में पहली बार पानी पूरी से क्रिकेट खेलना और वो हमारे गांव में होना, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। अभी खेल शुरू हुआ। बॉलर ने बॉल को पकड़कर उसके पैंट के ऊपर ऊपर नीचे रगड़कर शाइनिंग किया। वो पानी पूरी को कितना तेजी से डालता है अब हम देखते हैं, चलो शुरू करो। तब बॉलर ने बॉलिंग किया। वो पानी पूरी इन स्विंग होके विकेट को गिरा दिया। ही इज आउट। हमारे ईशान पानी पूरी से विकेट को गिराकर एक इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया, कहकर चिल्लाया। वो फिर से बॉलिंग किया। तब बैट्समैन ने पानी पूरी को जोर से मारा। वो आसमान में चला गया। वो पानी पूरी जाकर ग्राउंड को पार करते हुए एक घर का खिड़की को तोड़ दिया। याहू, फर्स्ट पानी पूरी 6, कहकर चिल्लाया। उसके बाद कमेंटेटर, अब पानी पूरी थोड़ा पुराना होने के वजह से कैप्टन ने स्पिन ऑप्शन को लिया। फिर स्पिनर ने बॉलिंग किया और वो बैट्समैन के बाएं ओर गिरकर स्पिन हुआ। वाओ, पानी पूरी तो क्रिकेट बॉल से भी दुगना स्पिन हो रहा है। ये टूर्नामेंट के बाद दुनिया में सब लोग क्रिकेट बैट को छोड़कर पानी पूरी से ही क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे। थोड़े देर के बाद अंपायर को भूख लगा। दो जिंदगियां आमने सामने थीं। एक तरफ रमेश था जिसकी सफलता की चमक चोरी और लालच से बनी थी, और दूसरी तरफ मोहन जिसकी ईमानदारी ने उसे थका तो दिया था पर झुकाया नहीं था। रमेश को देखते ही मोहन ने अपनी फटी चादर सही की, पर रमेश की नजरों में छिपे तानों से वो खुद को नहीं बचा सका। अरे ओ मोहन भाई, कहाँ चले सुबह सुबह अपनी इस बूढ़ी कुल्हाड़ी को लेकर? फिर वही सूखी टहनियां ढूंढने? मरे हुए पेड़ तो अब शमशान में भी नहीं मिलते, तुम अब भी जंगल में उन्हें खोज रहे हो। राम राम रमेश भाई,
बस कर्म कर रहा हूँ, नसीब में जो होगा मिल जाएगा। नसीब? अरे भाई, नसीब हाथों की लकीरों में नहीं, कुल्हाड़ी की धार में होता है। देखो मेरी गाड़ी ताजी लकड़ियों से लदी है, शहर पहुंचते ही गड्डियां हाथ में होंगी, और तुम्हारी हड्डियों की गिनती दूर से हो रही है। सुना है कल मंडी से खाली हाथ लौटे थे, बच्चों ने कल भी पानी पीकर रात काटी होगी। मोहन, आंखों में हल्की नमी पर आवाज में सख्ती। मेरे बच्चे क्या खाकर सोए, ये मेरी और मेरे रब की बात है रमेश, पर कम से कम उन्हें ये तो पता है कि उनका बाप किसी के हक की लकड़ी काटकर घर नहीं लाता। रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे परिंदों के उजड़े घोंसलों की चीखें सुनाई नहीं देती। रमेश ताने मारते हुए। आदर्शों से पेट नहीं भरता मोहन, ये जो तुम ईमान ईमान की माला जपते हो ना, इसी ने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है। तुम्हारी विमला बेचारी फटी साड़ी सिल सिल कर थक गई है, और तुम यहाँ जंगलों में भूत बनकर घूम रहे हो। लोग तुम्हें ईमानदार नहीं, मूर्ख कहते हैं। थोड़ा दिमाग चलाओ, मेरी तरह हरे पेड़ काटो, 2 दिन में घर की छत बदल जाएगी। वरना याद रखना, भूखे पेट वाले की शराफत को दुनिया कायरता कहती है। शायद तुम सही कहते हो रमेश, दुनिया के लिए मैं मूर्ख हूं, पर जिस दिन मैं अपनी भूख मिटाने के लिए हरे पेड़ काटने लगा, उस दिन मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। तुम्हारी तिजोरी भर रही है, पर तुम्हारी रूह खाली होती जा रही है। मेरी कुल्हाड़ी सिर्फ लकड़ी काटती है, किसी की दुआएं या किसी जीव का घर नहीं। तू अपनी गड्डियां गिन, मैं अपना सुकून ढूंढता हूँ। जाओ जाओ, ये सुकून तुम्हें ले डूबेगा। शाम को जब खाली हाथ लौटोगे और नन्नू को रोते देखोगे, तब पूछना अपने इस सुकून से कि उसकी कीमत क्या है। फकीर ही रहोगे तुम मोहन, फकीर ही मरोगे। रमेश अपनी बैलगाड़ी को जोर से हाँकते हुए धूल उड़ाता निकल गया। मोहन वहीं खड़ा धूल साफ करता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अजीब सा संकल्प। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और उस घने जंगल की ओर कदम बढ़ा गए, जहां आज उसकी परीक्षा होने वाली थी। सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था कि मोहन की कुल्हाड़ी की ठक ठक जंगल के सन्नाटे को चीरने लगी। शरीर में जान नहीं थी। कल रात सिर्फ आधा गिलास पानी पीकर सोया था, पर हाथों में बच्चों के भूखे चेहरों की याद ने बिजली भर दी थी। पसीना माथे से बहकर आंखों में जा रहा था, पर मोहन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बस थोड़ा और। आज अगर ये गट्ठर बड़ा होगा तो शहर की मंडी में अच्छे दाम मिलेंगे। नन्नू के लिए आज सूजी ले जाऊंगा। बेचारा बच्चा कल रात रोते रोते सोया है। और दीपू की चप्पलें भी तो टूट गई हैं। हे भगवान, बस आज ही लकड़ियां बिक जाएं और कुछ नहीं चाहिए। मोहन बड़ी मशक्कत से लकड़ियों का एक भारी गट्ठर अपने सिर पर उठाता है। एक गांव में संतोष और जोशी करके 2 लड़के अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मिलजुल कर खेलते थे। उनका घर भी आजू बाजू में था, पर संतोष के पिताजी और जोशी के पिताजी में बिल्कुल नहीं बनती थी। संतोष के पिताजी एक गाड़ी पर पिज्जा बनाकर बेचते थे, तो बाजू के गाड़ी पर जोशी के पिताजी पाव भाजी बनाकर बेचते थे। वहाँ पर दोनों जन झगड़ा करते रहते थे। एक के वजह से दूसरे का धंधा खराब हो जाएगा करके उनकी सोच थी। उन दोनों को वैसा झगड़ा करते हुए संतोष और जोशी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों झगड़ रहे हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। अब दोनों बड़े हो गए थे। संतोष गाड़ी पर पिज्जा बेच रहा था, तो जोशी गाड़ी पर पाव भाजी बेच रहा था। अभी वो दोनों दोस्त नहीं थे, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। वो भी आपस में झगड़ा करने लगते थे। संतोष, क्या रे फालतू की बातें कर रहा है, मुंह तोड़ दूंगा तेरा, संभल कर बात कर। कस्टमर को क्यों बुला रहा है रे, करके एक मारता था, तो जोशी, तेरे कस्टमर को मैं कब बुलाया रे, पागल, तू ही मेरे कस्टमर को बुला रहा है, करके मारता था। वैसे दोनों भी लोग एक दूसरे को मारते रहते थे। उस गांव का धर्मवीर उनको नीतियां बताता था। बेटा, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे जैसे ही एक समय पर दोस्त थे, पर जब से धंधा शुरू किए तब से एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कृपया करके तुम लोग भी उनकी जैसी गलती मत करो। दुश्मनी ठीक नहीं है, एकता में ही बल है, करके बताता था। पर वो लोग उनकी बातें को नजरअंदाज करते थे। एक दिन एक लड़का संतोष के पास आकर, भैया मेरा नाम निरंजन है, मुझे काम चाहिए क्योंकि मेरे घर वाले को मैं ही पालता हूँ। जोशी जी से पूछा तो वो बहुत गालियां दिए। काम नहीं दिए तो चलेगा, पर गालियां मत दो भैया, ऐसा कहता है। संतोष, बेवकूफ लोग वैसे ही करते हैं बेटा, मैं उसके जैसा बेवकूफ नहीं हूँ, तो तुरंत काम पर लग जा, ऐसा कहता है। वो बड़े अदब से संतोष को नमस्कार करता है। वो वैसे वहाँ पर काम करते हुए वहाँ पर पिज्जा बनाना भी सीख रहा था। ऐसे कुछ महीने काम करने के बाद वो एक दिन जोशी के पास आकर, भैया मैंने उनको पगार बढ़ाओ बोला, बिना मुझे बोले बगैर बताए मुझे काम पर से निकाल दिए, कृपया करके आपके पास काम में रख लो भैया, ऐसा कहता है। जोशी, बेवकूफ लोग वैसा ही करते रहे, मैं उसके जैसा नहीं हूँ रे, आजा काम पर लग जा, ऐसा कहता है। संतोष निरंजन को देखकर, ये क्या रे, मेरे पास से काम छोड़कर वहाँ पर लग गया, अगर अभी पूछा तो वो जोशी अपना सड़ा हुआ मुंह खोलेगा, गया तो गया, जाने दे, ऐसा कहता है। वैसे निरंजन जोशी के पास काम पर लग जाता है। वहाँ पर पाव भाजी कैसे बनाते हैं सीखता है।
एक दिन निरंजन काम पर नहीं आता। जोशी, ये क्या आज काम पर नहीं आया? छुट्टी चाहिए तो पहले पूछना ना, करके उसको फोन करता है। निरंजन फोन उठाकर, मैं तुम्हारे पास से काम छोड़ दिया हूँ भैया, मैं खुद ही अपना धंधा डाल रहा हूँ, ऐसा कहता है। जोशी चौंक कर, धंधा क्या धंधा डाल रहा है तू? पूछता है। निरंजन, थोड़ी देर रुको तो तुमको ही पता चल जाएगा, करके फोन कट कर देता है। वैसे वो एक गाड़ी ढकलते हुए उनके गाड़ी के पास आता है। उस गाड़ी पर बोर्ड लगा था, उस पर पिज्जा प्लस पाव भाजी, पिज्जा भाजी लिखा था। वो देखकर संतोष और जोशी चौंक जाते हैं। निरंजन, आओ साहब आओ, मैडम आओ, छोटे बच्चे आओ, पिज्जा भाजी खाओ, पिज्जा भाजी, गरम गरम ताजा ताजा पिज्जा और पाव भाजी का स्वाद एक साथ ले लो भैया, आओ, एक के साथ एक फ्री भी है, पहले दिन में रखा ऑफर, मिस मत करो, आओ आओ पिज्जा भाजी खाओ, करके चिल्ला रहा था। वो देखकर सभी लोग उसके गाड़ी के चारों ओर जमा होने लगे। वो सभी को पिज्जा भाजी बनाकर दे रहा था। उसका स्वाद एक जन को बहुत ज्यादा पसंद आता है। एक आदमी, अरे वाह कितना टेस्टी है यार ये तो, मैं पिज्जा का लवर हूँ, मुझे पाव भाजी पसंद नहीं पर ये मस्त वैरायटी है, टेस्टी भी है, ऐसा कहता है। एक औरत, हाँ बेटा मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, पिज्जा में बिल्कुल नहीं खाती पर ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा कहती है। एक आदमी, रोज रोज पिज्जा पाव भाजी खाकर बोर हो गया हूँ, पर ये दोनों का टेस्ट एकदम जबरदस्त है, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर संतोष और जोशी को बहुत गुस्सा आता है। दोनों लोग आकर निरंजन का कॉलर पकड़ते हैं। निरंजन, मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो? मैंने को तुम्हें धोखा दिया है क्या? ऐसा कहता है। तभी वहाँ पर धर्मवीर आता है और वो उनको छुड़ाकर, निरंजन मेरा ही लड़का है, मैंने ही उसे ये आइडिया दिया, अभी दोनों मिलकर एक साथ मेरे बच्चे को मारने के लिए एक होकर आ रहे हो, तभी कहाँ गई थी तुम्हारी अक्ल? तुमको सबक मिलना करके ये काम कराया, तुम लोग मेरे बच्चे पर हाथ उठाए तो तुमको गाँव से निकाल दूंगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, अपनी अपनी गाड़ियाँ यहाँ से निकाल कर कहीं और जाकर बेचना होगा, ऐसा कहता है। उनकी बातें सुनकर उनके गलती का एहसास होकर सिर झुका लेते हैं। बाद में वहाँ से गाड़ी ढकलते हुए वहाँ से चले जाते हैं।